साथियों, इस वक्त जिस शख्स के साथ मैं बैठा हुआ हूँ उनका नाम है शशि भूषण थापा। उनका जो प्रोफेशन है वो एडवोकेट हैं, लेकिन एक ऐसा शख्स जो एडवोकेट है लेकिन वो उस पार्टी के साथ है जिस पार्टी को देखते ही दलित समाज के लोग भी जम्मू कश्मीर में मुख मोड़ने लगते हैं। जी हाँ, वो बीएसपी पार्टी के साथ हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पिछले 10 साल से पार्टी के साथ क्यों हैं और स्टेट के जनरल सेक्रेटरी होते हुए ग्राउंड में एक आम कार्यकर्ता की तरह काम क्यों करते हैं। आखिर स्वार्थ क्या है। यहाँ पर सरकार नहीं है, विधायक नहीं है, बावजूद उसके 10 साल से पार्टी के लिए काम करना और काम निस्वार्थ तरीके से करना, मीडिया के सामने ना आकर के काम करना, इसके कारण क्या है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शुक्रिया सर। पहले तो मैं आपको मुबारक दूंगा कि आरटीआई जो है आज के टाइम में मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी अच्छे से बहुजन समाज की और बहुजन की आवाज़ उठा रही है, तो मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक दूंगा। धन्यवाद सर। एडवोकेट साहब, एक चीज़ है कि आपका बहुजन समाज पार्टी की ओर मुझे पता चला कि आपका बचपन जो है वो श्रीनगर में गुजरा है और वहाँ पर पार्टी का जिक्र भी कभी नहीं हुआ, लेकिन जवानी में आते ही आप जम्मू जब शिफ्ट हुए। अगर आप भी चाहते हैं आरटीआई इंडिया न्यूज़ बहुजन समाज की आवाज़ ऐसे ही उठाता रहे, आपकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचाए, जो खबरें आपकी सरकार तक नहीं पहुंच रही, जो मुद्दे नहीं पहुंच रहे, उन मुद्दों को सरकार तक पहुंचाए, तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें। हर महीने 50 रुपये दे करके आरटीआई इंडिया न्यूज़ को बंद होने से बचाएं, ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आपकी आवाज़ बना रहे। पार्टी की ओर रुख कर लिया, ये कारण क्या था, क्या एक्सपीरियंस था, क्या ऐसा हुआ था पार्टी की ओर रुख करना पड़ा। जो आपने मुझे बड़े ही सहजता से पूछ रहे हैं कि जब हम माइग्रेंट हुए कश्मीर से 1989 की बात है। हमारे पिताजी ने वहाँ पे सेटल थे, उनका बिजनेस भी था और दूरदर्शन में काम करते थे। तो जब हम जम्मू से कश्मीर से जम्मू आए तो मैं उस टाइम 5th क्लास में पढ़ता था और माइग्रेशन का एक झटका लगा और हमें कुछ देर टेंट में भी रहना पड़ा। जो कश्मीर में जो हालात थे वहाँ पे सिर्फ 2 ही सेक्ट थे, एक हिंदू और दूसरा मुस्लिम। वहाँ पे किसी तरह की कोई कास्टिज़म के बारे में कोई बात होती नहीं थी, ना ही हमें इस बारे में जानकारी थी कि कास्टिज़म टाइप की भी कोई बात होती है। लेकिन जैसे हम जम्मू पहुँचे और जैसे मैंने स्कूल में एडमिशन ली तो मुझे ये पूछा गया कि आप कौन होते हो, आपकी कैटेगरी क्या है। तो मैंने बड़ी सहजता से बताया कि भाई हम हिंदू समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, हिंदू हैं। लेकिन बार बार मुझे यही पूछा गया कि भाई आपकी सबकास्ट क्या है, आप क्या हैं, आप कौन होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल जो है मैंने अपने पिताजी से पूछा कि ये मुझे घड़ी घड़ी क्यों पूछा जा रहा है। तब जाके मेरे पिताजी ने मुझे कुछ बातें बताना शुरू की और उसमें सबसे बड़ी बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में उन्होंने मुझे बताया और मुझे एक छोटी सी किताब दी। उस किताब का जो फ्रंट का जो पेज था, कवर पेज, उसके ऊपर बाबा साहब के नाम की मोहर लगी हुई थी, क्योंकि वो बुक जो है वो मेरे पिताजी ने कहाँ से लाई थी उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। लेकिन फ्रंट पेज पे एक जो शख्स था उसके गले में एक हांडी थी, ऊपर एक पंख लगा हुआ था जैसे हम चील का पंख भी कह सकते हैं, और पीछे एक झाड़ू था। तो मैंने जब वो किताब देखी तो मुझे कुछ देर के लिए तो ऐसे ही लगा कि ये किताब तो ऐसे ही है। तो मेरे पिताजी ने बोला कि बेटा जब तुम्हारे साथ ये बात हो रही तो ये किताब जरूर पढ़ना। तो मैंने अपने पिताजी की बात मानी और क्योंकि पिताजी थे और जब एक डायरेक्शन आई तो मैं ये भी नहीं कर सकता था कि हो सकता कल पिताजी पूछ लें, तो वो किताब मैंने पढ़ना शुरू कर दी। तो साहब जब मैंने वो किताब पढ़ी उसके बारे में पूरी जब मैंने पढ़ लिया तो मैंने अपने पिताजी से पूछा कि मैं तो हैरान हूँ, ये क्या कहानी है या सच है। तो तब मेरे पिताजी ने बोला कि बेटा जब तक आप कश्मीर में थे आपको हमने वहाँ इसलिए रखा था कि वहाँ जात पात की कोई बात नहीं होती है, लेकिन जम्मू में या जम्मू की अलग स्टेटों में, अभी जम्मू में भी हमारे इतनी जात पात नहीं होती, अब जब जम्मू से बाहर जाते हैं तो बहुत जात पात होती है। और ये जो वन व्यवस्था है उस वन व्यवस्था में हम शेड्यूल कास्ट गिने जाते हैं। तो मैंने पूछा कि शेड्यूल कास्ट कौन होते हैं, तो उन्होंने बताया कि संविधान में शेड्यूल कास्ट जो है कोई गाली नहीं है, बल्कि शेड्यूल कास्ट जो है उनको शेड्यूल किया गया है कि ये छोटी कास्टें जो हैं वो शेड्यूल्ड कर दी गई हैं, जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट तब तक दिया जाएगा जब तक वो अपने लेवल तक अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छी जो है पोस्ट पे जाए, एक अच्छे जॉब पे ना पहुंच जाए, तब तक उनको रिजर्वेशन दी जाए। तो मैंने अपने पिताजी को
बहुत ज़्यादा फॉलो करना शुरू किया। और मेरे पिताजी ने आहिस्ता 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 जब देखा कि मैं बड़ा इंटरेस्ट ले रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे साहब श्री काशीराम जी के बारे में बताना शुरू कर दिया, हाथी के बारे में बताना शुरू कर दिया। क्योंकि उस टाइम जो है मैं छोटा ज़रूर था, लेकिन मेरा दिमाग काम करने शुरू हो गया था और मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि ऐसा क्यों है। और मैंने आहिस्ता आहिस्ता बाबा साहब की किताबें पढ़ने शुरू कर दी, क्योंकि पिताजी ने मुझे एक दिशा दे दी। और पिताजी ने मेरे अंदर एक जज्बा पैदा कर दिया कि बेटा पढ़ लिख के एक काम ज़रूर करना, कि अपनी समाज की पूरी की मदद करना और जो पीछे रह जाएगा उसको साथ लेके चलना। तो सर मैं अपने पिताजी की बातों पे कोशिश की कि मैं पूरा उतरूं। तो मैंने बाबा साहब को पढ़ना शुरू किया, और उसके साथ साथ जब बाबा साहब को पढ़ा तो मुझे ऐसा फील हुआ कि बाबा साहब की जो जीवन गाथा है उसको फॉलो कौन कर रहा है। तो उसके बाद मेरी एक दो किताबें थी साहब श्री काशीराम जी की, जो मेरी नज़र में आ गई, तो मैंने उनको ही पढ़ना शुरू कर दिया। ये एक सवाल है बीच में कि जब आपको पता चला कि दलित क्या है, ये पूछा अपने पिताजी से कि दलित कौन है और दलित है क्यों, और दलित से नफ़रत क्यों है, दलित शब्द जो है उसे घृणा से और नफ़रत से क्यों देखा जाता है? जो मेरे पिताजी ने मुझे बताया, उन्होंने तो यही बताया कि दलित जो वर्ड है वो किसी डिक्शनरी का कोई वर्ड होता ही नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारा जो समाज है वो एक वर्ण व्यवस्था के ऊपर चलता है, जिस वर्ण व्यवस्था में 3 वर्णों को और एक वर्ण को ऊपर दिखाया गया है और बाकी 3 वर्णों को नीचे दिखाया गया है। उस वर्ण व्यवस्था को देखते हुए हमें इसलिए दलित बोला जाता है, क्योंकि हमें ये गुलामी का वर्ड दिया गया है, और उस गुलामी को झेलते हुए हमें ये बताया गया है कि हम जो लोग बने हैं वो हम उन लोगों की गुलामी करने के लिए बने हैं। क्योंकि उस समय मैं छोटा था, बहुत सारी बातें ऐसी थी जो मेरे समझ में नहीं आती थी, तो जो मेरे पिताजी थे वो एग्जाम्पल के तौर पे हमें कुछ ना कुछ बता के हमें समझाते थे। आहिस्ता आहिस्ता जब मैं थोड़ा सा कॉलेज में पहुंचना शुरू हुआ और कुछ चीज़ें मैंने सीखी, और फिर साहब श्री काशीराम जी को पढ़ा, क्योंकि वो भी मेरे पिताजी की ही देन है, मुझे तो पता नहीं था कि साहब श्री काशीराम जी कौन है। जब उनके बारे में पढ़ा, और मैं आपको सर रियलिटी बताना चाहता हूँ कि शायद मैं बाबा साहब को भी इतना नहीं पढ़ता अगर मैं साहब श्री काशीराम जी को नहीं पढ़ता तो। क्योंकि जब मैंने साहब श्री काशीराम जी को पढ़ना शुरू किया तो फिर मेरी क्यूरियोसिटी ये जाग गई कि भाई अगर साहब श्री काशीराम जी बाबा साहब की इतनी बड़े वो सपोर्टर हैं, उनके बारे में बोल रहे हैं, तो फिर तो बाबा साहब जी को ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहिए। तो सर मैं आपको बता सकता हूँ कि शायद मैं ज़्यादा पढ़ता ही नहीं, सिंपली। मुझे एक बात बताइए, वकालत का पेशा चुनने का कारण यही तो नहीं था कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने वकालत की थी? सर आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। मैं जो स्टूडेंट रहा हूँ, मेडिकल का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने बीएससी मेडिकल की है। लेकिन जब मैं बाबा साहब की किताबें पढ़ता रहा तो मेरे मन में एक जिज्ञासा जाग गई कि जब तक मैं संविधान की पूरी जानकारी नहीं लूँगा तो मुझे अपने अधिकारों की और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, वो मैं फंडामेंटल राइट्स क्या है और मेरी ड्यूटीज़ क्या हैं संविधान के अंदर, वो मैं जान नहीं पाऊँगा। तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि मैंने एमबीबीएस का एग्ज़ाम दिया और कुछ बच्चे जो हैं, जो अच्छे बच्चे थे वो रह गए, और जो ऐसे ही थे नालायक थे वो एमबीबीएस सेलेक्ट हुए। तो वहाँ पे हमारे टीचर्स ने हमें बोला कि आप लोग तो अंदर बैठे रहो और नालायक बनते रहेंगे। तो हमने स्ट्राइक की। उस स्ट्राइक में हमारे साथ ये हुआ कि एक सिपाही उठ के हमें थप्पड़ मारने लग पड़े, जो कि हम ग्रेजुएट स्टूडेंट थे। तो तब हमें ऐसा महसूस हुआ कि हमारी ग्रेजुएशन करने तो कोई फ़ायदा नहीं है, एक छोटा सा मैट्रिकुलेट सिपाही हमें मार रहा है, डंडे मार रहा है, हमें पूछ भी नहीं रहा। हम पढ़े लिखे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल ढंग से स्ट्राइक कर रहे हैं, बैठ के सिंपल विदाउट हिंसा वायलेंस के, और हमें मारा पीटा जा रहा है। तो मेरे अंदर एक जिज्ञासा जागी कि बाबा साहब ने भी तो एलएलबी की थी, तो क्यों ना एलएलबी की जाए। तो मैंने आपसे ये शेयर कर रहा हूँ कि जितनी मेडिकल की किताबें थी मैंने ढेर लगाया और जला दी, क्योंकि इससे तो मुझे कोई फ़ायदा हुआ नहीं। लेकिन सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने एलएलबी करना शुरू की तो मुझे तो लगा कि पढ़ाई तो मैंने आज ही की, पहले तो मैं तो टाइम जो है वेस्ट किया है। लेकिन मैं साहब आपको ये बता देता हूँ कि मैं हर बंदे को ये अपील करूँगा जो हमारे दलित समाज से बिलोंग करता है कि उसको संविधान भी पढ़ना चाहिए और अपने बच्चों को लॉ ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि लॉ सिर्फ वकालत के लिए ज़रूरी नहीं है। लॉ आज के टाइम में हर स्ट्रीम में बहुत ज़रूरी है। आज के समय में आपको हर डिपार्टमेंट में एक लॉ ऑफिसर की ज़रूरत है। तो जो भी शख्स हमारे समाज से बिलोंग करते हैं और वो जो कानून की जानकारी रखते हैं वो कभी पीछे हटते नहीं, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। जब आप लॉ कर रहे थे, लॉ करते वक्त क्या उस खित्ते में भी
ऐसी मानसिकता के लोग हैं वकालत के खित्ते में जो जाति को पकड़ करके आज भी बैठे हुए हैं और वहाँ भी उस हीन भावना से देखते हैं कि ये शूद्र लोग हैं, दलित लोग हैं, ये तो इनका तो मानसिक विकास इतना नहीं है, ये बुद्धिमान नहीं है और ये लोग आरक्षण से आगे आ जाते हैं। ऐसी चीज़ें सामने आती थी उस वक्त। सर, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ, जो संविधान की जानकारी ले जाता है और जो संविधान को पढ़ लेता है, उसके आगे फिर कोई भी ऑब्स्टेकल जो है खड़ा नहीं होता। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। आज मैं बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का एडवोकेट हूँ और मैं फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हूँ। आपको बता दिया कि मैंने बीएससी मेडिकल की थी, मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं था। बाबा साहब को पढ़ा, जागरूकता आई और उस जागृति से मैंने कानून की पढ़ाई की और आज मैं आपको बता देता हूँ कि मैं एक सफल एडवोकेट हूँ। और हम जो है, मेरी जो मैडम है वो भी एक वकील हैं। और क्योंकि ये लोग, मैं मानता हूँ कि हमारे साथ ये पार्शलिटी होती है, लेकिन जो कानून की पढ़ाई करता है, क्योंकि बाबा साहब ने हमारे लिए संविधान बनाया, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। जो इस ग्रंथ को पढ़ लेता है उसको फिर कोई रोक नहीं पाता, क्योंकि बाबा साहब ने उसके अंदर ऐसा ऐसा जो है चीज़ें हमको दे दी हैं कि जो हमारे लिए कोई रुकावट पैदा कर ही नहीं सकती। तो मैं फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट होने के बावजूद भी आज एक सक्सेसफुल एडवोकेट हूँ। मेरे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, मेरे डिपार्टमेंट मेरे से बहुत सेटिस्फाइड हैं, मैं अच्छे से काम करता हूँ। जिन जज साहब के साथ मैं काम करता हूँ वो मुझे अप्रिसिएशन लेटर देते हैं, बहुत सारे लेटर मेरे लगे हुए हैं। आप मेरे लेटर भी देख सकते हैं कि किसी को भी जो अप्रिसिएशन लेटर नहीं मिलते, मुझे हमेशा जो है अप्रिसिएशन लेटर मिलते हैं। अच्छा, जब वकालत की उसके बाद जब पहला केस आपके पास आया या फिर कोई ऐसा केस जो दलित समाज का केस हो आपके पास आया हो और वो लोग परेशान थे, उन लोगों को कोई भी सही तरीके से एंटरटेन नहीं कर रहा था, वो आपके पास पहुँचे, उसके बाद क्या हुआ? ऐसी कोई घटना जो है वो हमारे साथ साझा करें। सर, शुरुआत में मेरे पास एक ऐसा केस आया जिसमें एक दलित ने एक उच्च समाज की बेटी के साथ शादी कर ली और जब वो कोर्ट में केस आया तो जो स्वर्ण समाज के लोग थे, उन लोगों ने उस जो शख्स था उसके ऊपर काफ़ी हिंसक अटैक भी किए, वायलेंट अटैक किए। तो उस समय वो जो परिवार था वो मेरे कांटेक्ट में आया और पुलिस ने भी, जो ये शख्स थे दलित समाज से, इसको काफ़ी प्रताड़ित किया, लेकिन उसमें मैंने उनकी पूरी मदद की। और जज साहब के सामने उनके 164 के बयान जब दर्ज कराए गए तो उस लड़की ने, जो कि बालिग थी, उसने वो स्टेटमेंट दी कि इस लड़के की कोई गलती नहीं है, जो भी किया है, मैं मेजर हूँ, मैं बालिग हूँ और मैंने अपनी मर्जी से किया है। जब ये स्टेटमेंट कोर्ट में रिकॉर्ड हो गई, जज साहब ने रिकॉर्ड कर ली, तो उन्होंने बड़ी इज्जत मान से उनको पूछा कि बताइए आप अपने पेरेंट्स के साथ जाना चाहते हैं या जिस लड़के से आपने शादी की अपनी मर्जी के मुताबिक आप उनके साथ जाना चाहते हैं। तो उस समय मैंने उनकी पूरी मदद करने की इसलिए कोशिश की क्योंकि वो जो बेटी थी या बहन थी, वो भी ये चाहती थी कि जो ये जात पात की जो लड़ाई है ख़त्म होनी चाहिए। हमको आपस में बहन बेटियों का जो है रिश्ते, जब तक हम एक दूसरों से नहीं करेंगे तब तक ये जात पात जो है ख़त्म नहीं हो पाएगी। इसलिए मैंने उस परिवार की मदद की। आज वो परिवार बड़ी खुशी से रह रहा है और वही जो उस उच्च समाज उस समय दूसरों के कहने पे लड़ाई लड़ रहे थे, आज वो दोनों परिवार बड़े खुश हैं। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब ईगो की प्रॉब्लम थी और कुछ जो है लोग वो जानबूझ के इसको एक पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश करते हैं। हम लोगों को जातिवादी सोच के ऊपर जो है वो फोर्स करते हैं कि आप लड़ाई करें, आप झगड़ा करें और आपस में लड़ें। हमारा जो भारत देश है इसमें बहुत सारी जातियां रहती हैं, बहुत सारे लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं और रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ जो हैं तत्व, जिनको मैं पॉलिटिकल लेवल पे गिरे हुए लोग कहूँगा, वो हम लोगों को इकट्ठे रहने नहीं देते। ये सच्चाई है। अच्छा, एक चीज़ है कि बहुजन समाज पार्टी आपने का दामन थाम लिया 10 साल पहले। अब जब आप बहुजन समाज में जाते हैं, लोगों में जाते हैं, कितनी जागरूकता लोगों में आई है? मायावती देश की प्रधानमंत्री बने, क्योंकि एक समय ऐसा था कि ये पल बड़ी नज़दीक थे, पार्टी की सरकार होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब क्या उम्मीद करते हैं कि ऐसा होगा? सर, जो आज का आप सिस्टम देख रहे हैं उसमें मैं आपको ये बता देता हूँ कि बहुजन समाज जो है
वो एक बहुत बड़ा समाज है और हमारे जो भारत देश में जो लोग रहते हैं उसमें से 85% लोग जो हैं वो बहुजन समाज को बिलोंग करते हैं। और जो आज का पॉलिटिकल सिस्टम है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक अधिवक्ता हूँ, एडवोकेट हूँ, तो मैं इन सारी चीज़ों की नॉलेज रखता हूँ और फिर मैं पार्टी का एक जनरल सेक्रेटरी हूँ, उस वजह से भी मैं हर चीज़ के ऊपर नज़र रखता हूँ। ये मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस से कहता हूँ कि बहन जी हमारी इस देश की प्रधानमंत्री ज़रूर बनेगी, लेकिन उस दिन बनेगी जब ये ईवीएम सिस्टम ख़त्म होगा और बैलेट पेपर आएगा। क्योंकि जो बैलेट पेपर है, आज आप इलेक्शन देखिए, यूपी में देखिए, कर्नाटका में देखिए, आपको दिखाएंगे, जहाँ आपको आपने देखा होगा, आप मीडिया पर्सन हैं, मेरे से ज़्यादा आप जानकारी रखते हैं, कि जब वहाँ पे आप देखिए जो नगर निगम के जो इलेक्शन हुए हैं, जहाँ पार्षदों के इलेक्शन हुए हैं, उसमें जो बीजेपी के और बसपा के जो कैंडिडेट बराबर के बराबर हैं, लेकिन जब मेयर चुनने की बात आती है तो वो इतने लेवलिटी पे हम इक्वल होके भी मेयर क्यों नहीं चुना जा रहा है सर? वो आपके सामने जो है सच्चाई ये है कि वो कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ी करके वो अपने लोग जो है आगे ले आते हैं। आज जो बहुजन समाज है वो जागृत है, उनको अपने हकों का, अपने अधिकारों की पूरी नॉलेज है और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बहन जी को हम इस देश का प्रधानमंत्री बनाएं। और वो दिन दूर भी नहीं है सर कि जिस दिन बहन जी हमारी प्रधानमंत्री बनेगी और इस समाज को पूरे जो हक हकूक हैं वो पूरे तरीके से मिलेंगे। लेकिन कुछ लोग जो हमारे ही समाज से बिलोंग करते हैं वो जब अपने ही लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं और अपने ही लोगों के खिलाफ बोलते हैं तो वहाँ से ये समझ आती है कि नाम तो मिशन का बहुत बड़ा बड़ा लेते हैं, लेकिन साहब श्री कांशीराम का नाम लेके वो दूसरे पार्टियों जब सपोर्ट करते हैं तो वहाँ से ये फीलिंग आती है, क्योंकि हम तो यंग जनरेशन को बिलोंग करते हैं, तो फिर हमें ये समझ भी आती है कि साहब श्री कांशीराम इतनी जल्दी इस दुनिया से क्यों चले गए। क्योंकि वही लोग जो घर बैठ के हमारे लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं। इस समय मैं जो आपकी बात है थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा कि जो मौजूदा हमारे प्रेसिडेंट हैं बहुजन समाज पार्टी के और हमारे जो कोऑर्डिनेटर साहब हैं राजा राम जी, वो यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहे हैं और हमारे जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने 27,000 वोट लिए हैं कठुआ से, सिर्फ 100-200 के मार्जिन से वो 2 बार जो है इलेक्शन हारे हैं और उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने एक डीडीसी जिता दिया। सर हमने शुरुआत कर दी है, लोगों में जागरूकता पैदा करना शुरू कर दी है, हम फील्ड में काम कर रहे हैं एज अ वर्कर बन के। आप जानते होंगे कि मेरा किसी भी मीडिया में कभी भी एज अ जनरल सेक्रेटरी कभी इंटरव्यू नहीं आया है। आप पहले ऐसे शख्स हैं जो मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ स्टेट जनरल सेक्रेटरी बहुजन समाज पार्टी। नो डाउट मैं पिछले 5 सालों से एज अ स्टेट जनरल सेक्रेटरी काम कर रहा हूँ, हर फंक्शन जो है गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन का अटेंड करता हूँ और मेरे टेन्योर पे 2 इलेक्शन हो चुके हैं। एक तो हमने एमपी का इलेक्शन लड़ाया था, एज अ जनरल सेक्रेटरी मैं वहाँ रहा, और डीडीसी का जो इलेक्शन है पूरा का पूरा जो है मेरी जो है मेरे इसमें मेरी जनरल सेक्रेटरी के बीच में हुई है और पूरा जो है हमने काम किया था ग्राउंड में जाके। हम ये बता सकते हैं कि हमने स्टेप बैक नहीं किया सर, हमने स्टेप फॉरवर्ड किया है। लोग खुल के हमारे साथ आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक छोटा सा उनके अंदर डर है कि अगर हम बहुजन समाज पार्टी का खुल के दामन पकड़ते हैं तो हमारी गलियां रह जाएंगी, हमारी नालियां रह जाएंगी। और बहुत बड़ी बात क्या है कि हमारे बच्चों को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, सरपंच लिख के नहीं देगा। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है उनके अंदर अभी भी घर बना के बैठे हैं, लेकिन अंदर से वो खुल के हमारे सपोर्ट में आ रहे हैं। और आप बहुत सारी हमारी वीडियो भी देखते रहते होंगे कि हम ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन हम कोई मीटिंग नहीं करते। बाकी साहब ऐसा है कि कुछ लोग जो है वो ये कहते हैं हम रूठे हुए हैं। जो भी साहब श्री कांशीराम जी को पढ़ता है, उनके बारे में सुनता है, उनके साथ चला हुआ है, वो कभी रूठ नहीं सकता, वो मिशन को छोड़ ही नहीं सकता। और मिशन के बाद वो नीला झंडा और हाथी का झंडा हमेशा उठा के उसको बुलंद करेगा और पार्टी की नीतियों को फॉलो करेगा। हम बहन जी की कोई भी नीति हो, हम तो उनके वर्कर हैं और हम उनका झंडा जो है बुलंद करेंगे। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारे जो कोऑर्डिनेटर साहब हैं जो हमें दिशा निर्देश देते हैं उनको फॉलो करके हम यहाँ से 1996 की जो कंडीशंस हैं वो दोबारा वापस लाए हैं। क्योंकि उस समय भी कोऑर्डिनेटर थे, उस समय कोऑर्डिनेटर्स ने मेहनत की और उसका रंग जो है वो आपके सामने जो दिखाया था। 4 एमएलए हमारे यहाँ आए थे और साहब वो दिन दूर नहीं है कि जब दोबारा ये चीज़ें जो है आपके सामने जो है हम साबित करेंगे। आप कितने एमएलए बनाएंगे अगर मौका मिला? अब तो साहब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 10 से 15 जो एमएलए हम जो हैं
जो फोकस्ड हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जिन पे हम पूरा फोकस्ड करके काम कर रहे हैं, हमारा पूरा यकीन है कि उन फोकस्ड जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनके ऊपर हम 15 से ज़्यादा एमएलए को लाने की पूरी कोशिश करें, और जो बाकी हैं इलेक्शन हम पूरे जम्मू में लड़ाएंगे, लेकिन हमारा फोकस उन पे रहेगा जहाँ पे हम जीतने के पूरे पास में हैं। और ये पूरा यकीन से हम कह सकते हैं कि हमारा वर्कर जो है अब जाग गया है, और वर्कर हमें पूरा सपोर्ट कर रहा है। इवन कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मौकाप्रस्त हैं, अपना फ़ायदा देखते हुए, अपना मुफाद देखते हुए वो बीएसपी को क्रिटिसाइज़ ज़रूर करते हैं, लेकिन वो लोग अपने आप को बहुत पुराने साहब श्री कांशीराम जी के साथ चलते हुए लोग बताते हैं, लेकिन उसको मिशन की बिल्कुल जानकारी नहीं है। अगर वो मिशन के लोग होते तो कभी नहीं रूठते। नहीं, कभी मनाने की कोशिश की है आपने? कभी आपने जो रूठते हैं, रूठे हुओं को मनाना, राजनीतिक पार्टियों में ये होता है, लोग अमूमन रूठ जाते हैं और जो कदावर नेता होते हैं, जब बड़े ओहदों पर बैठे लोग हैं वो मनाते हैं। कभी मनाने की कोशिश की है? कभी मिलते हैं उन लोगों से? सर, हम उनको अपने पिता सम्मान ओहदा दे चुके हैं। आज तक आपने कभी सुना कि बेटा उठ के पिता को मनाएगा? लेकिन उसके बावजूद भी हमारे अध्यक्ष जी, जो कि अगर उनका एज देखा जाए तो वो हमारी एज से डबल एज के हैं, इसके बावजूद भी उन्होंने नई जनरेशन को आगे समय दिया और हमें मौका दिया काम करने का, जिसमें आज हमारी जो स्टेट कोऑर्डिनेटर है वो गौरव गुरबख्श जी हैं। वो मेरी उम्र से भी 10 साल छोटे हैं। उनकी उम्र इस समय खींच के 35 के करीब होगी। मैं पार्टी का स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं जब 39 की एज में था तब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सांबा था, और आज मैं 45 हूँ तो स्टेट जनरल सेक्रेटरी 40 ईयर से लेकर 45 ईयर की एज तक मैं स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं एसआर मजोत्रा जी, उन्होंने किसी भी कास्ट के साथ कभी भी डिफरेंसेस नहीं किए। उन्होंने हर कम्युनिटी के लोगों को साथ लेके चले हैं। आज हमारे ओबीसी के जनरल सेक्रेटरी हैं जगदीश वर्मा जी, जो कि बहुत ही पुराने जो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी 30, 35, 40 सालों से वो पार्टी से जुड़े हुए हैं। वो तो कभी रूठे नहीं। वो तो हमेशा हर सूरत में जब भी पार्टी को कभी उनकी ज़रूरत पड़ती है वो सामने खड़े हो जाते हैं। कई लोगों का रूठना या उनको कोई पूछे वो खुश होते हैं कि हम रूठ रहे हैं, हमें कोई मनाए, हमें कोई पूछे। कईयों को शौक़ होता है, तो आप उनका शौक़ पूरा कर दिया करें। सर, हमने उनका शौक़ हमेशा पूरा किया है। हम उनके घर भी जाते हैं, हम हमेशा उनको रिक्वेस्ट करते हैं, उनके पाँव तक पकड़ते हैं। इवन कि हमारे प्रेसिडेंट साहब वो कभी जाते हैं और फिर ओहदा मांगते हैं, फिर प्रेसिडेंट साहब हमारे ओहदा दे देते हैं। फिर वो कहते हैं कि हमें प्रेसिडेंट बनाओ। अब प्रेसिडेंट तो बहन जी बनाती हैं। अब वो रूठे लोगों को, हर शख्स को हम तो प्रेसिडेंट बना नहीं सकते। जिसको भी बहन जी मौका देती हैं वो प्रेसिडेंट आते हैं। और हम तो सर जो चेयर है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, चेयर पे बैठने वाले की रिस्पेक्ट हम कभी नहीं करते, क्योंकि जो हमारी बहन जी हैं जिसको बनाती हैं कुछ देख के बनाती हैं, और उसमें से वो कुछ ना कुछ ऐसा फीलिंग रखती हैं कि ये आने वाला हमारा जो है बहुजन समाज को जगाने वाला शख्स है। उस शख्स के पीछे जब वो उसके सिर पे हाथ रखती हैं तो हम ऑटोमेटिकली, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम उनके पीछे जो है वो चल पड़ते हैं। तो हमें वो जो इंजन मिलता है बहन जी का, हम ये सोचते ही नहीं कि वो इंजन कैसा है, डीजल का है, पेट्रोल का है, धक्का मार के चल रहा है, हमें मैटर नहीं करता। हम पीछे जुड़े जाते हैं और उस इंजन को पूरा ताकत लगाते हैं ताकि उसकी जो पावर है और भी डबल हो जाए। तो ऐसे ही हमारे एसआर मजोत्रा जी हैं, जो एक रिटायर्ड केएस ऑफिसर हैं। आज तक आप देखिए, हिस्ट्री देख लीजिए हमारी पार्टी की, इतना पढ़ा लिखा, इतना समझदार और इतना बड़ा ऑफिसर जो कि अपनी नौकरी छोड़कर बसपा को मजबूत करने के लिए आता है, अपनी पॉकेट से फाइनेंस यूज़ करता है, क्योंकि हमारे पास फाइनेंस नहीं है। हम अपनी पॉकेट से पैसे खर्चते हैं जो भी काम करते हैं। तो फिर इनको और क्या चाहिए, हमारे समाज को और क्या चाहिए कि इतना पढ़ा लिखा इंसान आपको मिला है, सेवा दे कर रहा है, आपकी सेवा कर रहा है। जहाँ कोई उनको बुलाता है वो बिना किसी सोच के वहाँ पहुँच जाते हैं। और आप देखिए उनकी एज कितनी है, 75 से ऊपर उनकी एज है। 75 साल की एज में भी वो लड़कों की तरह काम करते हैं। तो हम तो उनकी आधी एज के हैं, तो फिर हम क्यों नहीं उनको फॉलो करें। अब रही बात भाजपा की, कम से कम भाजपा ऐसी तो है कि मुंह के सामने आके लड़ती है। कांग्रेस तो पीछे से घोंपती है, चाकू घोंपती है, जिसका पता ही नहीं चलता। अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा पंजाब में वो बाबा साहब का नाम लेके एक आडंबर रच रही थी, जिसको हमारे वहाँ के प्रेसिडेंट साहब ने, जो हमारे पंजाब के थे, उन्होंने ठीक ठाक उनकी जो है वो
धुलाई की। तो मैं ये कहता हूँ कि भाजपा अगर आज यहाँ पे सरकार में है और वो जो राजनीति खेल रही है, भाई उनका बनता भी है खेलना, खेले, कब तक खेलेगी? जनता देख रही है उनको कि वो कौन सी राजनीति कर रही है, लोगों को धर्म के नाम पे लड़ा रही है, हिंदू को मुस्लिम से लड़ा रही है। ना हिंदू लड़ना चाहता है ना मुस्लिम लड़ना चाहता है। लेकिन भाई आप देख लीजिए, भाजपा के पास 3-4 शब्द हैं, अगर पाकिस्तान उनके शब्दों से निकाल दें तो वो मुसलमान निकाल दें, और उसके बाद आप हिंदुइज्म का हमारे जो धार्मिक हमारे जो देवी देवता हैं उनको बाहर निकाल दें, तो भाजपा के पास कोई भी जो स्पीकर है वो बोल नहीं सकता। देख लीजिए, आप पाकिस्तान बाहर निकाल दीजिए, कहाँ से बोलेंगे? पाकिस्तान ले गया, ये ले गया, वो ले गया। फिर आप मुस्लिम की बात लीजिए, मुस्लिम हमारे भाई हैं, एक देश में रहते हैं, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, हम यहाँ पे हारमोनियस टाइप से हम इकट्ठे रहते हैं। तो भाजपा की तो बस यही 3-4 मुद्दे हैं, अगर ये मुद्दे बाहर निकालते तो भाजपा गई। हमारा मिशन एक है, हम बहन जी को अपना प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं। उसके लिए हमें रात को काम करना पड़े, दिन को काम करना पड़े। हमारे कोऑर्डिनेटर साहब रात दिन काम कर रहे हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर दयाचंद जी हैं वो रात दिन काम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर गौरव जी काम कर रहे हैं, हमारे पूरी की पूरी टीम, हमारे प्रेसिडेंट साहब रात दिन काम कर रहे हैं। हमारा ये सोच या हमारी ये बोलना कि कोई क्या कह रहा है हमें नहीं देखना है सर, हमें बस एक ही नीति पे काम करना है कि आने वाले समय में हमें अपने जो प्राइम मिनिस्टर देखना है वो बहन जी को देखना है, और हम उस मुद्दे पे काम कर रहे हैं। बाकी सर जो नीति, जो राजनीति ये लोग खेलते हैं सर, ये अपने पहले अपनी जो 4 पाई उसके नीचे डंडा मार के देख ले और फिर हमारे लिए बात करें। बहन जी सिर्फ मिशन पे काम कर रही हैं, साहब श्री काशीराम जी के मिशन पे काम कर रही हैं, बाबा साहब जी के मिशन पे काम कर रही हैं। जो लोग बहन जी के खिलाफ बोलते हैं सर, वो हमारे लोग नहीं हैं, वो भाजपा के लोग हैं, वो कांग्रेस के लोग हैं, क्योंकि उनके पास एक खुला समय है, बिल्ले हैं। ये डर सता रहा है कि मायावती जी प्रधानमंत्री ना बन जाए, ये डर है। बिल्कुल बिल्कुल। और उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये कहते हैं कि हम साहब श्री काशीराम के मिशनरी पुराने लोग, हमने चाय पी है उनके साथ बैठ के, हमने खाना खाया है, और वो घर बैठ के सर वो कहीं ना कहीं एक आटा गूंथते रहते हैं कब ये चपाती बनेगी, और वो बहन जी के खिलाफ बोलते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती ऐसे लोग जो 24 घंटे कहीं ना कहीं ये दाल पकाते हैं कि हमारे जो जम्मू के अध्यक्ष हैं उनको कैसे चेंज किया जाए, हमारे जो कोऑर्डिनेटर साहब आ रहे हैं ये यहाँ नहीं होने चाहिए। तो वो पुराने सपेरे हैं, बीन बजा रहे हैं, वो सोचते हैं हमारा सांप कब जागेगा, वो जागेगा नहीं सर, क्योंकि आज का जो समय है वो नई जनरेशन का समय है। हम मानते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़े लोगों ने, जो पुराने लोग थे वो आज भी हमारे साथ हमारे पीछे आशीर्वाद रख रहे हैं। ये रूठे वो लोग हैं जो दूसरे सेलों से जुड़े हैं, मतलब स्वार्थी लोग हैं सर। इनको फाइनेंस मिलता है उन लोगों से कि आप फाइनेंस लेके बसपा के खिलाफ बोले, और खुल के वो हीरो बनने की कोशिश करते हैं, जो कि वो बन ही नहीं पाते। वो जितना बोलते हैं इतना उनके खिलाफ चाहता है। आप किसी के खिलाफ एक उंगली करें सर, 4 तो ऑटोमेटिकली आपके खिलाफ होंगी। तो ये पुराने लोग जो है ये अपने आप को साबित करते हैं। चलिए, एडवोकेट साहब हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ तीखी और कुछ मीठी बातें हुई हैं। बहुजन समाज पार्टी को लेकर के जो बातें हुई हैं, एडवोकेट शशिभूषण थापा जी ने उसके जो सवालों के जवाब दिए हैं, कुछ सवाल गोल गोल हैं, कुछ सवालों के जवाब गोल गोल हैं और कुछ सीधे सीधे हैं।